हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन जो प्रशासन, तो पढ़ लिए हमने, ये कर वगैरह सब बता दिए। नेक्स्ट पार्ट में आज होगा भूमि प्रकार, जैसे आर्थिक जीवन कहते हैं ना, आर्थिक आधार, इसमें भूमि के पढ़ेंगे, भूमि प्रकार पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे क्या क्या, देखो भूमि के प्रकार पढ़ेंगे, भूमि की इकाइयाँ कौन सी हैं, भूमि प्रशासन और भूमि के संबंधित। उसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक जीवन, जो गुप्त काल में करों के प्रकार, जो भोग कर है, उद्रक, उपरेक, सालेश्वर कर है ना, शाली कर, विष्टि कर, और ये सब क्या क्या करते हैं वो पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। और पूरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है ना। उसके बाद पढ़ेंगे भूमि प्रशासन अधिकारी कौन कौन से थे, लेखा अधिकारी कौन था, भूमि के विवादों को कौन निपटाता था, भूमि के करों को कौन संग्रहित करता था, है ना, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भूमि माप की इकाइयाँ कौन कौन सी थी, नल, निवर्तन, कुलियाल, द्रोणाबान, धनु, है ना, और सबसे प्राचीन कौन सी थी, सबसे बड़ी कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी। उसके बाद पढ़ेंगे गुप्तकालीन व्यापार और वाणिज्य, है ना, व्यापार वाणिज्य में हम ये सब देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कौन से देश से कौन सी वस्तु निर्यात की जाती थी, हमारे यहाँ लाई जाती थी, है ना, और कौन सी भेजी जाती थी, ऐसा जो गुप्त काल में थी, है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास का गुप्त काल में, जिस तरह मौर्य काल में था ना, उसी तरह गुप्त काल में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुप्तकालीन सिक्के, सिक्कों से हमेशा प्रश्न आता है गुप्त काल। तो स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, ताम्र मुद्रा थी, चांदी, ये चांदी मैंने गलत लिखा है, आप स्पष्ट कर लें। और शीशे की जो मुद्रा चलाई थी गुप्त काल में, वो किसने चलाई थी, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये है ना गुप्तकालीन समाज है जो 4 वर्णों में विभक्त था। और किसकी, ब्राह्मीर की जो पुस्तक थी भरत संहिता में, जो उसके रहने की बस्ती के आधार पर वर्गीकरण किया था। उसके बाद कौटिल्य ने भी किया था। और उसके बाद पूरा डिटेल से ये पार्ट है ना, नारद स्मृति में भी क्या कहा गया है, तो ये पूरा डिटेल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज का पार्ट सिर्फ गुप्तकालीन सिक्के, कृषि, अर्थव्यवस्था और श्रेणी व्यवस्था और अमूर्त कोश में भूमि के जो प्रकार दिए हुए हैं वो देखेंगे। और व्यापार वाणिज्य पूरा डिटेल से और पढ़ेंगे हम। ये जो बंदरगाह है ना, ये जो बंदरगाह, ये जो प्रश्न आए हुए हैं ना सभी, ये सभ्यता भी है, कुछ बंदरगाह भी जो प्रश्न कभी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये देखो रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, RS हर जगह आए हुए। तो गुप्तकालीन बंदरगाह भी देखेंगे। और जो पूर्व एग्जाम के 1-2 प्रश्न आए हुए वो भी बता दूंगी मैं, और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो भी बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं भू राजस्व प्रशासन, जिसके अंदर भूमि के प्रकार, भूमि की इकाइयाँ। तो पहले पढ़ते हैं भूमि के प्रकार आर्थिक आधार पर। तो क्षेत्र भूमि होती थी, वास्तु भूमि होती थी, खिल्य भूमि होती थी, एक होती थी ब्रह्मदेव भूमि और अपराहत भूमि। क्षेत्र भूमि वो होती थी जो खेती के लिए उपयुक्त की जाती थी, जिसमें कृषि की जाती थी। वास्तु भूमि वो होती थी जहाँ लोग निवास करते थे, है ना, बस्तियाँ होती थी। फिर है खिल्य भूमि, ये बंजर को रेतीली भूमि कह दो, जो भी थी वो खिल्य भूमि थी। ये गुप्तकालीन भूमि के प्रकार है। फिर है ब्रह्मदेव भूमि, वह भूमि होती थी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। और ब्राह्मण होने थे ना, ब्राह्मण वो अपने भरण पोषण के लिए किसी को और देते थे, आगे भोग पे देते थे, वगैरह देते थे, लेकिन ये ब्राह्मणों की भूमि होती थी। अपराहत जो जंगली भूमि होती थी, जो कभी खेती नहीं कर सकते, वहाँ कोई निवास भी नहीं रह सकता, यानी कि चारागाह भूमि या कुछ भी कह सकती हो, इसे कहते थे अपराहत भूमि। और ये होती थी अदेव मात्रक भूमि होती थी ना, वो वर्षा पर निर्भर होती थी, वर्षा पर निर्भर न होकर सिंचाई पर निर्भर होती थी। अदेव मात्र यानी देव मात्र जो देवता वर्षा करेंगे, अदेव मात्र जहाँ बरसात नहीं होगी, सिंचाई होगी, जैसे नहरों से, तालाबों से होती थी ना पहले, नदियों से सिंचाई होती थी, उसे अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था। अमर कोश में 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन है। किसके अंदर, अमर कोश में। तो आप देखोगे कौन कौन सी हैं, तो सिर्फ नाम बताऊंगी क्योंकि ये बार बार एग्जाम में नाम ही पूछे जाते हैं। तो उर्वरा, उषर, अपराहत, मरु, सवदल होती थी ना, वो घास के मैदानों को सवदल कहा जाता था। ये थी गुप्तकालीन जो मैदान होते थे सवदल। और ये है छः में है पंकिल, जो कीचड़ की जमीन होती थी ना, दलदल, उसे कहते हैं पंकिल। क्या कहते थे, पंकिल। फिर जल प्राय मनुपम, यानी कि पानी भरी हुई, क्या कहते थे उसे, पानी भरी हुई भूमि होती थी, उसे जल प्राय। और इन सब का वर्णन कहाँ है, अमरकोश में मिल रहा है हमें। कच्छ, पानी के निकट की भूमि थी, उसे कहते थे कच्छ। सरकरा, उसे कहते थे कंकरीली, कंकरीली भूमि होती थी ना, उसे क्या कहते थे, सकरा। और रेतीली भूमि को सक्रावती, याद रखना, कंकरीली होती थी सकरा और सक्रावती होती थी रेतीली। और नदी मात्रम, यानी कि नदी से सींची जाने वाली जो भूमि होती थी उसे कहते थे नदी मात्रम। देव मात्रम, वर्षा जल से सींची जाने वाली थी वो देव मात्रम। और जो तालाबों और नहरों या नदियों से सिंचाई की जाती थी उसे अदेव मात्रम कहता था, है ना। और ये देव मात्र का वर्णन है किसमें, अमरकोश की 12 प्रकार की भूमियों में। अदेव मात्र का वर्णन नहीं है, याद रखना। हल दंडाकार होता था ना, हल रखने वाला जो भी प्रत्येक व्यक्ति होता था कर्षक द्वारा, तो ये जो कर्षक होता था ना किसान, उसको कर देना पड़ता था राजा को कि आपके पास हल है,
तो आप हल से दूसरों के यहाँ खेती करने जाते हो, जिससे आपकी आमदनी होती है, इसलिए उसको टैक्स देना होता था। ये गुप्तकालीन व्यवस्था थी। उसके बाद पढ़ेंगे जिस तरह आज के जो वर्तमान समय में है ना, जिसके पास ट्रैक्टर होता है ना, वो खेड़ाई करने जाता है और फसल वगैरह बोता है तो फिर उसको किराया दिया जाता है। उसी तरह उस वक्त में हल होता था जिसके पास, तो उसके पास से हल दंडाकार का टैक्स देना पड़ता था किसान को। तो उसी तरह आज के समान में ट्रैक्टर है ना। तो भाग और भोग ये होते थे। भाग होता था 1/4 और भोग होते थे 1/6। आपको पता हो तो, अगर आप यहाँ राजस्थान में हो तो खेती करते हो तो आज भी कहते हैं चौथे हारे पाँचवें हारे ऐसे बोलते हैं ना। तो वही होता था भाग ये वर्तमान में भी प्रचलित है। आजकल 1/3 लेते हैं, कहीं 1/2 लेते हैं। अब 1/6 और 1/4 का समय नहीं रहा है। और उसके बाद है उद्रक कर। ये है स्थायी काश्तकारी कर होता था, यानी जो भी किसान होता था वो जहाँ भी कृषि करे उसे उद्रक कर तो देना ही होता था, यानी कि स्थायी है। अपरिकर ये अस्थायी काश्तकार, यानी कि किसान तो होते थे, उसकी अगर फसल नहीं हुई है तो वो क्या कर नहीं देगा, यानी कि अपरिकर यानी कि अस्थायी काश्तकारी कर। दूसरा होता था शालिकर। याद रखना, शालिकर धार्मिक कर है। कैसा करें, ये तीनों किसानों की भूमि कर है और ये धार्मिक कर है। शालिकर और विष्टिकर है ना, ये बेकार कर है। यानी कि अगर आपने किसी साहूकार से पैसे ले लिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो साल भर वहाँ उनके यहाँ काम करो, चाहे वो खेती कराए, चाहे मजदूरी कराए, चाहे घर का काम कराए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसके यहाँ आपको बेकार करने के लिए साल भर जितना टाइम होता है डे बाई डे की मजदूरी के समान से वहाँ रहना पड़ता है। गुल्म है ना, गुल्म ये बुनकर होता था। ये कर नहीं है, ये बुनकर होते थे ना, उनको गुल्म कहा जाता था। जबकि ये विष्टिकर है, ये बेकार कर है। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है, मैंने मोस्ट लिखा है। और शालिकर ये धार्मिक कर है। बाकी ये तीनों कृषि कर है ना। गुप्त काल राजा भूमि का मालिक होता था। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत ही भूमि कर ही था। में अंश के रूप में जो कर दिया जाता था ना, जैसे अनाज, मैंने खेती की, मेरे यहाँ अनाज उत्पन्न हो गया, पैसा मुझे इनकम नहीं हुई तो मैंने वहाँ अनाज दे दिया। जैसे कि 4 किलो हो गया तो मुझे 2 किलो है, जो 1/6 है तो 1 किलो है, ऐसा कुछ अनाज मुझे किसान के जो भूमि का जो मालिक होता था उसको देना होता था। हिरण्य कर जो नकद के रूप में दिया जाता था, जो नकद की फसल होती थी। अगर आपने अनाज वगैरह नहीं बोया, कुछ ऐसे जो इनकम स्रोत हो रहा है उस अनाज से या उस फसल से, तो आप उसका 1/2 1/4 सॉरी 1/2 तो नहीं था, 1/4 या 1/6 था। अष्टांग संग्रह चावल की 44 किस्मों का वर्णन किया है इस बुक में, अष्टांग संग्रह में। इत सिंह के अनुसार चावल और जौ थी ना, ये प्राचीन गुप्त काल में मुख्य फसलें थी। कौन सी? चावल और जौ, इत सिंह के अनुसार। कालिदास ने क्या कहा है? कालिदास गन्ना को क्या कहते हैं? एक, और चावल को कहते थे धान की खेती का उल्लेख किया है कालिदास ने। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में विद्वान थे। उन्होंने कहा था कि गन्ना और चावल है ना, यानी कि ईख और धान है ना, वो खेती का उल्लेख करते, इसकी खेती वहाँ होती थी। इन्हीं के अनुसार काली मिर्च, इलायची, मल्य पर्वत किसे कहते हैं? नीलगिरी पर्वत को मल्य पर्वत कहते हैं। तो कालिदास जी कहते हैं कि जो पर्वत है ना, मल्य पर्वत, नीलगिरी जो दक्षिणी भारत में है ना, तो वहाँ काली मिर्च और इलायची का खेती होती थी, बहुत ज़्यादा वहाँ होती थी दक्षिणी भारत में। और कसमस है ना, कसमास का आगे और भी वर्णन आ सकता है। मल्य पर्वत का काली मिर्च का देश कहा गया है। मल्य पर्वत जो नीलगिरी है ना, नीलगिरी, उसको क्या कहा है? काली मिर्च का देश कहा है कसमस ने। जो विद्वान था विदेशी यात्री वराहमिहिर ने दुर्भिक्ष का उल्लेख किया है। दुर्भिक्ष किसे कहते हैं? अकाल को कहते हैं। और वराहमिहिर ने कहा था यहाँ अकाल पड़ा था, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। अभी वराहमिहिर वर्त संहिता में मैंने कहा जो गुप्तकालीन समाज है उसको 4 वर्णों में विभक्त करते हैं, और 4 वर्णों की जो बस्तियाँ होती थी ना, जिस बस्ती में ब्राह्मण शूद्र अपने बस्ती में अपने घरों में कितने कमरे बना सकते थे, उसका उल्लेख भी वराहमिहिर ने किया है। तो दुर्भिक्ष का उल्लेख किया है। जूनागढ़ अभिलेख में गुप्तकालीन सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो जूनागढ़ अभिलेख तो है ही, मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, शायद नेक्स्ट पार्ट में ही बताया होगा। क्योंकि यहाँ जो सुदर्शन झील है ना, उसकी 4 बार उत्कीर्ण किया गया, बनाया भी गया है। जहाँ मौर्य काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ, अशोक के समय, मौर्य काल में 2 बार हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय, उसके बाद स्कंदगुप्त ने भी किया, और लास्ट में कुषाण शासक में वहाँ भी हुआ था। चंद्रगुप्त प्रणदत्त, जो प्रणदत्त का पुत्र था चक्रपाली, उसने भी किया था। मैंने पूरा डिटेल से बताया था, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख में 4 राज्यपालों का वर्णन है और 4 राजाओं का वर्णन है। याद रखना, कई बार एग्जाम में आप कन्फ्यूजन ना हो। जिस तरह जूनागढ़ अभिलेख है ना, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का भी वर्णन दिखाते हैं और सिंचाई व्यवस्था का भी दिखाते हैं, उसी तरह से मौर्य काल में जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है और मेगास्थनीज की इंडिका, वहाँ से प्रशासन की हमें जानकारी मिलती है, जो मौर्यकालीन है ना।
अमरकोश से ज्ञात होता है गुप्त काल में सिंचाई हेतु नदियों व नहरों से तालाब भी खुदवाई गई थी। तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन भी ये किया गया, मैंने बताया है। फिर है भूमि प्रशासन अधिकारी कौन कौन होते थे। एक अधिकारी का नाम तो पूछ भी सकते हैं, क्या पता। तो भूमि प्रशासन अधिकारी था ध्रुवाधिकरण, जो भूमि कर को संग्रहित करने वाला, कहाँ से कितना टैक्स लाना है, कहाँ कितनी उपज हुई है, कितना परसेंटेज लाना है, वो सब कौन लाता था, ध्रुवाधिकरण। महाअक्सपर्ट ये लेखा प्रभारी था, यानी कि किसको कितने पैसे दिए हैं, कहाँ कितनी राज्य की आय कितनी हुई है, कहाँ क्या खर्च करना है। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है। महाअक्सपर्ट कौन था, तो ये लेखा प्रभारी था गुप्त काल में। और जो भूमि प्रशासन अधिकारी से संबंधित था कर्णिक कौन था, ये अभिलेखों का संरक्षक था। जितने भी अभिलेख होते थे ना जमीन के, जैसे कि पट्टे वगैरह कागज वगैरह, उनको संरक्षण करने वाला अधिकारी होता था, वो था कर्णिक। और न्यायाधिकरण भूमि विवादों का निपटारा करने वाला न्यायाधिकरण था। कौन था, न्यायाधिकरण। उसके बाद है यह है दिवीर वही होता है जो लेखक या लिपिक, यानी कि जितने भी आए हुए इन सब का बायोडाटा खुद लिख के संग्रहित करता था। जिस तरह हम देखते हैं ना हाई कोर्ट में एलडीसी बाबू होते हैं, हर एक विश्वविद्यालय में या स्कूलों में भी एलडीसी बाबू होते हैं, जिनको जो फाइल मंगाएंगे ना वो फाइल लेके आ जाएगा, कहाँ की फाइल लानी है, किस स्कूल की फाइल लानी, किस विद्यार्थी की लानी है। उसी तरह से यहाँ किस जनपद की है, किस राज्य की है, कितनी उपज हुई है, पूरी बायोडाटा यहाँ एकत्रित किया जाता था। यह है भूमि संबंधी नियम होते थे ना, वो है। तो नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्षय नीवी का एग्जाम आया हुआ है। भूमि क्षेत्रयाम इसका भी आया हुआ है। तो नीवी होता था मूलधन जिसका विक्रय न किया जा सके। ये भूमि क्षेत्रयाम वो अधिक नियम होता था, जिस भूमि को आपने लिया हुआ उसको बेच नहीं सकते थे, उसे कहते थे भूमि क्षेत्रम। और फिर अक्षय नीवी है ना, ये धर्म जिसका अक्षय ना हो, क्षय ना हो, वो धर्म जिसका क्षय ना हो और दान नहीं देना, क्षय ना हो, यानी कि इस जमीन को भी आप समाप्त नहीं कर सकते थे। उस भूमि के संबंध या नियम को कोई समाप्त नहीं किया जाता जिसका क्षय ना हो। तो ये भूमि इसके कोई नियम से कभी समाप्त नहीं हो सकती। अक्षय नीवी भूमि था, यानी नीवी भूमि होती थी उसका कोई पैसा कभी कम नहीं होता था, समान ही रहेगा। भूमि अधिग्रहण ये बता दिया जिसका विक्रय नहीं किया जा सकता। अक्षय नीवी भूमि है ना, जिसका शयन है, वो जिसका इतना कार्य है तो उसका इतना ही टैक्स देना होगा आपको। और अब ये अगर आपने किसी को अक्षय नीवी भूमि दे दी है तो उसको कभी वो वापस भी नहीं ले सकता। उसका कोई यानी कि दस्तावेज वगैरह होता है वो भी नष्ट नहीं कर सकता, यानी कि ये इसकी समाप्त नहीं होने वाली भूमि है। और राजस्व कर है ना, यानी कि मैंने ये जो भूमि आपको दान में दी, अक्षय भूमि दान में दी है, और उसका जो कर है ना वो जितना रखा है उतना ही ताज जिंदगी रहेगा, उससे ज़्यादा ना लेंगे ना उससे कम लेंगे। अगर माफ़ कर दिया है तो माफ़ भी कर दिया जाएगा, वापस उसको उस पर कर नहीं लगाया जाएगा, ऐसी भूमि थी। उसके बाद थी ये अप्रदा भूमि, यानी दान न्यास भूमि खेती को भी था। इसमें दान को पाने वाला दान न्यास भूमि को भी कर सकता था, यानी कि ये जो अप्रदा भूमि है ना, इसको अगर किसी ने दान में दिया है तो वो दान दिया है मुझे, जैसे कि किसी चीज़ दान में दे दिए तो मैं उसे किसी और को भी दान में दे सकता हूँ। और ये अक्षय नीवी होती थी ना, ये किसी को दे नहीं सकता था, एक को दिया तो उसके पास ही रहेगा। अगर राजस्व कर उसको माफ़ है तो वो नहीं दे सकता, लेकिन उसी के पास रहेगी। लेकिन ये जो भूमि है, अगर आपने किसी जैसे कर्मचारी या किसी भी मंत्री को दान में दे दिया है तो वो मंत्री किसी और को भी दान में दे सकता था, ऐसी भूमि थी अप्रदा भूमि। देंगे भूमि माप की इकाइयाँ, जिसमें नल है, ये धातु की छड़ होती थी। निवर्तन, नल, निवर्तन और कुलिया माप और आडवाय और द्रोणा माप और धनु, और एक और थी पाटक। भूमि माप का सबसे बड़ा माप था पाटक, है ना। और ये है नड़ जो और है अंगुल है ना, ये सबसे छोटा माप था। भूमि माप का सबसे छोटा माप अंगुल और सबसे बड़ा माप पाटक था। भूमि मापने वाले अधिकारी को क्षेत्र कहा जाता था। भूमि बिक्री से पहले पुस्तपाल विषयपति से अनुमति लेनी पड़ी थी। पुस्तपाल कौन होता है, विषयपति कौन था। जब मैंने आपको गुप्त प्रशासन पढ़ाया था ना, वहाँ पूरा डिटेल से पढ़ाया, इससे पहले वीडियो था वो। तो अगर नेक्स्ट पार्ट वो नहीं देखा तो वो देख लें, और मेरे चैनल मेहर टीचिंग चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको यहाँ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पूरा डिटेल से, प्राचीन इतिहास की पूरा पढ़ा दिया मैंने। और मगध का उत्कर्ष काल था ना, वो भी पूरा डिटेल से पढ़ाया है। अब हम पढ़ रहे गुप्त काल से, संगम काल भी पढ़ा लिया है, चोर चेल पांडे वो भी पढ़ा लिया है, संगम युग था ना वो भी पढ़ा लिया है। गुप्त काल में सिंचाई के साधनों को अर्गट या रहट कहा जाता था, ये भी मैंने बताया हुआ एक बार। हैंसांग ने इसे घंटी यंत्र कहा है, किसको, अरहट या अरहट कैसे होती थी, जो कुएं के जो बीच में लगी होती थी ऐसी नाली। मैं आपको हो सका तो यह फोटो लगा दूंगी। इस तरह एक कुआं होता था, कुएं के अंदर ये बाल्टियाँ ऐसे पानी ऐसे घूमती रहती थी, और यहाँ भी नाली होती थी, यहाँ भी नाली होती थी। इधर से पानी चला जाता था, इधर से पानी चला जाता, एक व्यक्ति बीच में खड़ा रहता था, दोनों को देखता था, कहीं अगर नाली या रस्सी वगैरह टूट जाए तो वापस जोड़ देता था। ये कुएं के बीचों बीच एक लकड़ी रखी जाती थी,
और उस लकड़ी के चारों ओर ये घूमती रहती थी। और यहाँ से पानी लिया, यहाँ से पानी लिया, यहाँ से लिया, इस नाली में छूटा और यहाँ चला गया, और यहाँ से लिया, यहाँ नाली में छूटा, ये इस तरह चला गया। इस तरह से ये सब चलता रहता था। इसे कहते थे अर्घट। तो गुप्त काल में सिंचाई के साधन अर्हट कहा, ह्वेनसांग ने इसे घंटी यंत्र कहा, जबकि बाणभट्ट ने रस चरित्र में इसे तुल्ला यंत्र कहा है। क्या कहा है? तुल्ला यंत्र। नाम एक ही है, रहट। वर्तमान में हम इसे रहट कहते हैं। हमारे राजस्थान में तो पानी इतना नीचे चला गया कि कितनी ट्यूबवेल भी है, 3-3, 400 फुट, फिर भी पानी नहीं आ रहा बाहर। लेकिन पहले ज़माने में रहट की तरफ से पानी ऊपर ही रहता था ज़मीन के, तो आराम से वो निकालते थे और सिंचाई भी करते थे। पेड़ पशुओं के लिए भी, घरेलू उपयोग के लिए भी वो काम में लिया जाता था। वर्तमान में पानी की बहुत कमी है। आप भी हो सके तो पानी को सुरक्षित रखें और कम बहाएं। और गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य। गुप्तकालीन भारत का व्यापार अत्यंत विकसित था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति हुई। भारत और चीन के साथ व्यापार काफ़ी था। कासमास ने विवरण से पता चलता है कि भारत और चीन के मध्य व्यापार में श्रीलंका बिचौलिए का काम करता था। श्रीलंका है ना, वो बीच में, दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करता था। दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ इसमें कंबोडिया, जावा, ब्रह्मा, सुमात्रा प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ व्यापार होता था। व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से किया जाता था। अभी मैं पूरी बंदरगाह आपको मैप से बताऊंगी, जो ताम्रलिप्ति कहाँ है ये पूरा डिटेल से बताऊंगी मैं, और बंदरगाह सारी। इस समय में रोम के साथ व्यापार घटा, क्योंकि रोमन साम्राज्य है ना, वो 2 भागों में बट गया था 364 में। इसलिए पहले रोम से बहुत होता था। और प्लिनी था ना इतिहासकार, उसने कहा भी था कि रोम का सोना है ना, वो पूरा भारत में आ रहा है। रोम के लोगों को समझना चाहिए कि अपने आप को जैसे कि थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। मदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम के व्यापार में एक श्रेणी थी, रेशम के व्यापार की एक श्रेणी थी, जो लाट नामक विषय से अपना व्यापार छोड़कर मालवा से 10 पूर्व में चली गई। लाट मदसौर प्रशस्ति में श्रेणियों का वर्णन है ना, और श्रेणियों का वर्णन भी अब कई जगह देखा है हमने, और पहले श्रेणियाँ ही होती थी। इससे पता चलता है कि रेशम व्यापार, वही बता दिया, मालवा से 10 पूर्व, यानी कि ये लाट कहाँ था? गुजरात में था लाट। श्रेणियों का जो मुखिया होता था ना, श्रेणियों का मुखिया को ज्येष्ठक कहा जाता था। अगर आप, मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, आप यहाँ लिख दिए, क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक या ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी कुलिक निगम को, श्रेणियाँ शिल्पिया श्रेणियों का केंद्रीय निगम होता था। श्रेणी कुलिक निगम वो होता था सबका, श्रेणियों का भी होता था, वो शिल्पियों का भी होता था, और श्रेष्ठियों का भी होता था। तीनों का ही एक ही केंद्रीय निगम होता था, उसे कहते थे श्रेष्ठी कुल्य निगम। ये शायद मैंने आपको नहीं लिखा है, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। और निगम एक ही नगर के व्यापारियों का समूह होता था, वो नगर होता था। श्रेणी जातियों के व्यापारियों का समूह होता था, यानी कि विभिन्न जातियाँ, अलग अलग जातियाँ होती थी ना, उन सब के अलग अलग जातियों का जो समूह होता था उसे कहते थे श्रेणी। और पूंग कहते थे एक ही जाति के व्यापारियों को समूह को क्या कहते थे? पूंग कहते थे। ये याद रखना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ नहीं, शायद मैंने नहीं लिखा है। और व्यापारियों के समूह को सहार्थमान कहा जाता था, ये तो मैंने नेक्स्ट पार्ट में लिखाया हुआ है, वहाँ लिखाया था। और यहाँ भी बोल रही हूँ कि व्यापारियों के समूह को सार्थवान कहा जाता था। और सार्थवान है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है। इससे पता चलता है कि श्रेणियाँ व्यापार वाणिज्य का काम करती थी। श्रेणियाँ अपने सिक्के भी जारी करती थी। तक्षशिला, विदिशा, कौशाम्बी नगर, श्रेणी अपने सिक्कों में जारी करती, ये श्रेणियाँ थी ना, कौन सी? तक्षशिला, विदिशा और कौशाम्बी। 3 श्रेणियाँ ऐसी, 3-4 श्रेणियाँ ऐसी थी जो अपने खुद के सिक्के जारी करती थी और व्यापार भी करती थी। वैशाली और प्रयागराज से श्रेणियों की मोहरें मिली हैं। तो कहाँ से मिली मोहर? एक तो वैशाली और एक प्रयागराज से। और इस काल में उज्जैन से पाटलिपुत्र, उज्जैन था ना, उज्जैन ने पाटलिपुत्र को पीछे छोड़ दिया। ये मैंने बताया था कि पहले पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी मौर्य काल में, तो वो बहुत विकसित क्षेत्र था, क्योंकि राजगृह पहले नाम था, उस राजगृह था, फिर पाटलिपुत्र आई, फिर अब वर्तमान में उज्जैन होगा ना, वो व्यापारिक केंद्र भी होगा, प्रमुख स्थल भी होगा। और उज्जैन को प्रथम राजधानी किसने बनाया था? ये भी मुझे कमेंट करके बताया, क्योंकि मैंने जब गुप्तकालीन शासक पढ़ाए थे ना, वहाँ पूरा डिटेल से बताया हुआ कि उज्जैन को राजधानी किसने बनाया था। अभी 2 पॉइंट ही रहे, एक तो गुप्तकालीन सिक्के रहे हैं और कुछ बंदरगाह रहे हैं। तो अभी बंदरगाह तो मैं यहाँ से थोड़ा सा समझा दूंगी, जितना जल्दी हो सके आपको सारे जो रिवीजन नोट्स ही समझ लो। व्यापारिक क्षेत्र जो मंडियाँ होती थी ना, वो कौन कौन सी थी? बड़ोच थी, विदिशा थी, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी, ये ना, ये सबसे बड़ी मंडियाँ होती थी गुप्त काल में। और ये 2 बंदरगाह भी थे, बड़ोच और ताम्रलिप्ति। और बैरीगाजा बंदरगाह कहाँ है? ये परीक्षा में कितनी बार आया हुआ है? फर्स्ट ग्रेड में आया, सेकंड ग्रेड में आया, रीट में आया, कॉलेज व्याख्याता में आया था। अभी मैं उसको भी समझाऊंगी कि बैरीगाजा क्या है और किसका नाम क्या है और किसने दिया। नारद और बृहस्पति है ना, में श्रेणियों की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। ये मैंने कहा था, कौन सी? नारद और बृहस्पति। और गढ़वा अभिलेख है ना, गढ़वा अभिलेख, ये जो श्रेणियाँ होती थी ना,
ये अपने धन भी अपने पास रखती थी और साहूकारों को, यानी कि जो जो किसान होते थे उनको धन देती भी थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय था, एक शासक था ना, उसने अपनी सारी पूंजी किसके पास रखी थी? श्रेणियों के पास रखी थी। और धार्मिक कार्यों में खर्च करने के लिए यानी जितनी पूंजी थी वो श्रेणियों के पास रख दी, और उसका जो ब्याज होता था वो धार्मिक कार्यों में लगा देते थे और अपनी इनकम ले लेते थे। और चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पूंजी श्रेणी के पास रखी थी, इसका उल्लेख हमें गढ़वा भी लेख में मिलता है। इसलिए कहा श्रेणियाँ पैसे भी उधार देती थी, टैक्स भी लेती थी, और धार्मिक कार्यों के लिए जो लोग काम करते थे उससे वो धार्मिक कार्यों में लगा देते जो ब्याज आता था। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। देश का नाम है चीन। चीन से रेशम मंगाया जाता था जिसे चीनी सुख कहा गया, और यूथोपिया से हाथी दांत मंगाए गए, और अरब, ईरान और बैक्टीरिया से घोड़े आयात होते थे। भारत के लिए ये चीज़ें आयात होती थी विदेशों से, जो गुप्त काल में थी। कहाँ? गुप्त काल में। फिर है बंदरगाह। बंदरगाह में हम देखेंगे पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति जो घंटासाला दो कहाँ है वो बताऊंगी अभी। पश्चिम में बड़ोच, भृगु, कच्छ और कल्याण। हेनसांग ने पाटलिपुत्र के व्यापार को उजड़ा हुआ बताया, क्योंकि हेनसांग हर्षवर्धन शासनकाल में आया था, और हर्षवर्धन शासनकाल में गुप्तों का तो समाप्त हो गया था और हर्षवर्धन काल आया था। और हर्षवर्धन शासनकाल में उज्जैन और कन्नौज वगैरह ये सब होंगे, प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापारिक क्षेत्र यहाँ उन्नत होगा। अब पाटलिपुत्र में या वैशाली में वहाँ कुछ नहीं होगा। अब मैं पढ़ा रही हूँ गुप्तकालीन सिक्के। तो स्वर्ण सिक्के, ताम्र मुद्रा, चांदी के सिक्के और थी शीशे की मुद्रा। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वर्ण सिक्के। उसको क्या कहा जाता था? सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था गुप्त काल में, और सबसे ज़्यादा गुप्तों के समय में ही सोने के सिक्के जारी हुए थे, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे, और सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने, मीनाडर ने किए थे, है ना। ताम्र मुद्रा रामगुप्त ने चलाई थी गुप्त काल में। सिर्फ गुप्त काल का बता रही हूँ, वैसे ताम्र मुद्राएं चलती रहती थी, लेकिन गुप्त काल में रामगुप्त ने चलाई थी ताम्र मुद्रा। और रामगुप्त वही है जो चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई था, और इसकी ही पत्नी थी कौन? ध्रुव समानी या ध्रुव देवी। और इसी ये हार गया था ना किससे? शकारी से, शकों से। तब चंद्रगुप्त सेकंड ने उसको जाके शकों को भी हराया और रामगुप्त की भी हत्या की और इसकी पत्नी से शादी भी की, और इन दोनों का ध्रुव समानी, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र हुआ था कुमारगुप्त द्वितीय, जिसके सबसे ज़्यादा मुद्रों के भंडार मिले हैं बयाना भरतपुर में। ये मैंने जब कुमारगुप्त पढ़ाया था वहाँ पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया या रूपक। क्या कहा जाता? रुपया या रूपक चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। और शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए थे। और शीशे के सिक्के की मुद्रा किसने चलाई थी गुप्त कालों में? एक था कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, दोनों ने शीशे के सिक्के भी चलाए थे। अब हमारे गुप्त काल में दो ही पॉइंट रह गए, एक तो रहा है गुप्तकालीन समाज और एक रहा है गुप्तकालीन कला साहित्य। तो हो सकता है मैं एक ही वीडियो में वहाँ भी ये सब कंप्लीट कर लूँ, कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में पूरा हो जाए। तो ये जो बंदरगाह बता रही हूँ ना मैं, गुप्त काल में तो ये थी बड़ोच और सोपान भृगु कच्छ, और एक थी ये ताम्रलिप्ति जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान में है, और यहाँ है ना हुगली नदी के तट पर कलकत्ता में है ना, और वर्तमान में हुगली नदी के तट पर। लेकिन ये पहले थी ताम्रलिप्ति, और ये है घंटासाला कदूरा, ये दोनों आंध्र प्रदेश में थी उस वक्त की। ताम्रलिप्ति लिप्ति है ना, यहाँ से भारत का दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत व्यापार होता था। ऐसे यहाँ जावा है, सुमात्रा है, कंबोडिया है ना, तो यहाँ व्यापार होता था इस बंदरगाह से, घंटासाला से भी होता था। उसके बाद हम देखेंगे ये सोपारा, ये महाराष्ट्र में बंदरगाह है। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा बंदरगाह ही महाराष्ट्र में 40 से ऊपर है लगभग। और उसके बाद है ये है कल्याण, कल्याण भी यहीं थी महाराष्ट्र में। और ये कल्याण बंदरगाह थी ना, यहाँ से किसका व्यापार होता था? सातवाहनों का व्यापार होता था, क्योंकि यहाँ जो बड़ोच है, भृगु कच्छ है, जितने भी जो बंदरगाह थे ना, यहाँ पर शकों ने अधिकार कर लिया था, और इसी के लिए शकों और सातवाहनों का युद्ध भी होता रहता था। और रुद्रादमन सेकंड था शासक था ना, जब हमने सातवाहन शासक पढ़े थे पूरा डिटेल से वहाँ समझाया था आपको मैंने। ये बड़ोच बंदरगाह भी है, सभ्यता भी हमने पढ़ाया था। भृगु कच्छ ये यहाँ है, भृगु कच्छ। प्रभास पाटन, ये परीक्षा सेकंड ग्रेड में आया था कि ये सभ्यता कहाँ है, तो ये गुजरात में। रोजदी कहाँ है? ये भी गुजरात में। देसलपुर कहाँ है? ये भी गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर इसलिए मैं बताया आपको कि कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं रोपण और रंगपुर में। तो रंगपुर है ना, ये गुजरात में है, और रोपण कहाँ है? पंजाब में है। कल्याण और ये सोपारा बंदरगाह ये महाराष्ट्र में दोनों। ये कल्याण भी गुप्तकालीन बंदरगाह था। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया, क्योंकि ये एग्जाम में सब आए हुए ना। और ये बैरीगाजा है ना, ये ग्रीक शब्द है बैरीगाजा, और ये गहरा खजाना नाम दिया जाता है इसको,
क्यों? क्योंकि ग्रीकों ने दिया, क्योंकि ये भृगु कच्छ है ना, इसी का नाम बैरीगाचा है। किसका नाम है? ये भृगु कच्छ बंदरगाह है, उसी का नाम ही बैरीगाचा है, जो गुजरात में। याद रखना, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। एक पॉइंट और मैं पीछे रह गया, बता दूँ कि मैंने मदसौर अभिलेख तो बताया था आपको कि इसका जो लेखक है वो कौन है? वत्स भट्टी है। और मदसौर प्रशस्ति है ना, इसका लेखक वासुल है। और ये मालवा नरेश कौन था? मालवा नरेश यशोवर्मन का जानकारी देता है वासुल मदसौर प्रशस्ति। और मदसौर अभिलेख वत्स भट्टी का है। ये कुमारगुप्त सेकंड का है, लेकिन यहाँ जानकारी कुमारगुप्त फर्स्ट की शासन की जानकारी मिलती है मदसौर प्रशस्ति में, है ना। और ये एमपी में है। और ये मदसौर प्रशस्ति वासुल मालवा नरेश यशोवर्मन की है। तो महर टीचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गुप्त काल की समाज और गुप्तकालीन कला साहित्य, 2 ही टॉपिक रहे, फिर हमारा गुप्त काल पूरा हो जाएगा। गुप्त काल की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष काल की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसकी भी बनी हुई है। प्राचीन इतिहास के स्रोत, जिसके अंदर चीनी इतिहास के स्रोत, साहित्य, ब्राह्मण, जितने भी, जैसे कि हेनसांग और फयान, इन सब का डिटेल से वर्णन में सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप मेरे वीडियो जाके देखें। और राजस्थान की सामंती व्यवस्था की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो महर टीचिंग चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।